एंड आई बिलीव बॉन्डिंग में हमने सारी बॉन्डिंग्स कंप्लीट कर ली हैं, स्टार्टिंग विद मेटालिक बॉन्डिंग एंड देन विद आयोनिक बॉन्डिंग, देन विद कोवेलेंट बॉन्डिंग, देन विद क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। हाँ, अगर कुछ रह गया है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गई है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो बॉन्डिंग नहीं है, वो एक्चुअल में एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। अब वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो टॉपिक है मैं उसको इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता। आई थिंक वो मैं समझाऊंगा कब, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ानी है, तो मैं प्रॉपर्टीज जब आपको पढ़ाऊंगा तब मैंने उसके अंदर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ानी है, और उन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर कहीं ना कहीं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक भी जरूर पहुंचेंगे। मैं भी वहां नहीं जाना चाहता। मैं क्या बात पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने भी रिसेंटली आपको हर तरह के मॉलिक्यूल्स की ड्राइंग्स पढ़ाई हैं। आई थिंक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाए हैं, फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ाए हैं, और उन कंपाउंड्स के अंदर हमने बहुत सारी मिसालें इंट्रोड्यूस की हुई हैं। लाइक कौन कौन सी? वी स्टार्टेड विद हाइड्रोजन फ्लोराइड फर्स्ट, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड मैंने आपको पढ़ाया, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड दैट इज वाटर पढ़ाया होगा, फिर नाइट्रोजन हाइड्राइड दैट इज अमोनिया पढ़ाया होगा, फिर मीथेन पढ़ाया होगा, और फिर मीथेन के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने डिस्कस किए होंगे। फिर उसके बाद एक्सपेंडेड ऑक्टेट आपने डिस्कस किया है, उसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड है या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फिर उसके बाद आपने रेडिकल्स डिस्कस किए होंगे, मैंने अभी तक 2 पॉजिटिव रेडिकल्स पढ़ाए हैं, अमोनियम और क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम। और फिर मैंने आपको एक एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोई डायमर की सिचुएशन में वो पढ़ाया हुआ है। तो मेरी मिसालें जो है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रही थी, कुछ ना कुछ नया हो रहा था। या तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाला बात नहीं हो रही थी, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स की फैमिलीज नहीं आ रही थी, या फिर क्या बोलते हैं डेटिव बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा था। एक ही चैप्टर बहुत घसीट रहे हैं हम उसको, हर रोज हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है। ओ लेवल में आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की बस 5-6 मिसालें करा दें तो काफी होता है। वो क्या बस उसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी है और उस बच्चे को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सिखाना है। लेकिन जब हम ए लेवल में आए हैं तो ओ लेवल को रिवाइज किया, वो तो शायद जल्दी हो गया, लेकिन एक एक बात हम जब नहीं करते गए तो नया ही कुछ निकलता गया। हमने जब सल्फर के ऑक्साइड्स की बात की तो वहां से एक्सपेंडेड ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट निकला, वो भी अधूरा पढ़ाया मैंने आपको। कैसे? बस ये बोलकर कि पता नहीं पीरियड नंबर 3 में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सर जी? वो पता नहीं एक्सपैंड हो रहा है ऑक्टेट। ठीक है, वो एक बच्चा अभी तक मेरे साथ फंसा हुआ है, सर जी ये क्या होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट? वो रोजाना कहता है आपने कहा था 3D इन्वॉल्व होता है, पता नहीं कौन सी थ्योरियां पढ़कर आती है। ठीक है, क्या कहती है? सर मैंने थ्योरी पढ़ी है, 3D तो इन्वॉल्व ही नहीं होता है। ठीक है, फिर पहले वो मेरे लंच टाइम पे, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी तो मैंने बुशरा को बोला, बुशरा आज मेरी जान बख्श दे, आज मुझे सुकून से नाश्ता करने दे। ठीक है, आज के बाद। लेकिन उसका एक सवाल अभी भी कायम है। वो क्या सवाल कायम है जी आपका? वैसे कल मैंने काफी क्लियर किया था उसको, आज कुछ और पूछना था। चलो, लेकिन वो रोजाना एक ही सवाल पूछती है। कौन सा वाला? जरा बुशरा सवाल बताइए। हाँ, हाँ, मुसीबत सारी बस ये है कि मुझे पढ़ाना है ए लेवल, वो रिसर्चें कर कराती है, वेव फंक्शन थ्योरी पढ़ कर आई है मैडम एक कल परसों। ठीक है जी, मुझे कहते सर अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शन थ्योरी ऐसा कुछ होता है, वैसा कुछ होता है। अब मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, उसको 1000 दफा कहा है जो हमारे सिलेबस की थ्योरियां हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद पता नहीं 1000 थ्योरियां होंगी, क्या पता सम टाइम ऐसा भी हो सकता है मुझे ना भी आती हो। लेकिन शुक्र है आज तक आपने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जो मुझे ना आता हो, या मुझे थोड़ा सा एम्बेरस फील होता हो कि मैं भी पहले थोड़ी रिसर्च कर लूँ। ठीक है, लेकिन काम ये है ही नहीं। बुशरा काम क्या है हमारा? असल काम क्या है? आप इस वक्त पीएचडी की क्लास में तो नहीं है कि आपने रिसर्च पेपर लिखना है कि इसके लिए आप इतनी रिसर्च कर रही हैं। मुसीबत यह है कि आपका एक पर्टिकुलर सिलेबस डिजाइंड है, हम उस सिलेबस के अंदर अंदर घूमेंगे, उसके अंदर अंदर उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, उसी को अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, अगर कोई बात ऐसी हुई जो सिलेबस के अंदर रहते हुए आप रिसर्च करेंगे तो मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं उसको क्या करूं, क्लास में भी डिस्कस करूं। और हाँ, अदरवाइज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अदर देन दैट सिलेबस पूछेंगे तो मेरा दिल करेगा तो मैं जवाब दे दिया करूंगा क्लास के बाद, दिल नहीं करेगा तो इग्नोर कर दूंगा। लेकिन मैं फिर भी एक ख्वाहिश है मेरी कि हम जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरह से सुनोगी तो बिल्डिंग बड़ी अच्छी खड़ी होगी।
मतलब एक मेरा एक तरीका है ना आपकी बिल्डिंग खड़ी करने का, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऐसे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें अगर आप होता क्या है, समटाइम जो प्रॉब्लम चल रहा है वो चल क्या रहा है कि आप जाते हो घर वापस तो आप कोई और स्क्रिप्ट खोलते हो, किसी और की किताबें खोलते हो, कोई नॉवेल्स पढ़ते हो, कोई गूगल करते हो, कोई रिसर्च करते हो, उनका मेथडोलॉजी या उनकी कॉन्सेप्ट किसी और बुनियाद पर खड़ी होती है। तो दो तरह के कॉन्सेप्ट्स खड़े होना स्टार्ट होते हैं, फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो किसी टॉपिक को लेकर अगर मैं कभी रिक्वेस्ट कर लूं कि यार इसको छोड़ दो, इसको वहां से नहीं पढ़ना है, इसको जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे बनाओ, तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। वैसे तो कुछ दिन पहले मैंने उसको मना ही कर दिया था कि तुम्हारे जितने साइंस वाले नॉवेल्स हैं सारे मैं ले लूंगा तुमसे, तुम नहीं पढ़ोगी उसको। तो 3 दिन मैडम ने नहीं पढ़े तो क्या हो गया, बीमार हो गई। मैं बताता हूँ कैसी बीमारी थी, बीमार ऐसी हो गई रिजल्ट खराब होना स्टार्ट हो गए, C ले लिया, D ले लिया, B ले लिया, ठीक है। फिर खुद ही मुझसे पूछे बगैर ही क्या करती है, खुद ही दोबारा नॉवल खोले इसने, दोबारा नॉवल पढ़ कर आती है। अब क्या होता है, मुझे कहती सर देखा है ना अब मेरा दोबारा A स्टार आ रहा है। मैंने कहा क्या किए, सर जिन नॉवलों से आपने मना किया था मैंने दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकली अगर तुम्हें हेल्प होती है ठीक है जरूर करो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि उनको पढ़ने से, अपना टाइम वहाँ स्पेंड करने से तुम्हारा दिमाग ठीक चलता है तो जरूर चलना चाहिए। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे अब हम, ठीक है। मतलब वो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो हमारी स्कोप से बहुत बाहर निकल जाएंगी। जब वो स्कोप से बाहर निकल जाएंगी तो अपने आप को खुश करने के लिए आपको काम करें। हम उस तरह से टॉपिक नहीं डेवलप करूंगा, मैं टॉपिक में वैसे ही डेवलप करूंगा जैसे मैंने डेवलप करना है। जिन कॉन्सेप्ट में मैंने कहानी बड़ी करनी है उसी कॉन्सेप्ट पे कहानी बड़ी होगी। वेव फंक्शन मैंने कल तुम्हें कह दिया कि हम क्या करेंगे, A2 लेवल के फिजिक्स के सेकंड लास्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और आप जो किताब पढ़ रही हैं वो A2 लेवल के सेकंड लास्ट चैप्टर के ऊपर है, सारी की सारी क्वांटम फिजिक्स के ऊपर किताबें हैं। जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मिक्स करती हैं क्वांटम ही होता है सारा। तो मेरे AS लेवल पे कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री में तो क्या फिजिक्स में भी नहीं है। तो जब आएगी बारी तब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। अभी स्टोर कर लो, एक नोटबुक लो छोटी सी, जो दिमाग में सवाल है वहां नोट कर लो, तो जब मेरा टॉपिक आएगा हम वहां डिस्कस कर लेंगे। अभी क्या टॉपिक्स हैं, या अगर अभी तुमने रिसर्च करनी है तो रोजी मैं अब आगे आपको टॉपिक बता देता हूँ। उन टॉपिक्स में रिसर्च करो ना जो हमारे सिलेबस के हैं, उन टॉपिक्स में रिसर्च करती हो जो हमारे सिलेबस के ही नहीं है। खुद भी ख्वार होती हो, थोड़ा सा मुझे भी ख्वार करती हो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि मैं ख्वार हो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी क्लास में जब आप होते हो फिर मुझे आपको सवाल याद आ जाता है। मैं इंसान हूँ ना, मैं कोई बटन तो नहीं है कि जी मैं ये पढ़ा सोच कर रहा हूँ तो यही पढ़ाऊंगा। जो ऑडियंस होगी, जैसी जैसी ऑडियंस होगी उस हिसाब से फिर आपका दिमाग चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आपका लेक्चर जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। वो हमारे सिलेबस के बीच में से सवाल आएंगे तो मेरा बहुत अच्छा लेक्चर डेवलप होगा। आउट ऑफ द सिलेबस कोई सवाल होगा तो लेक्चर डेवलप नहीं होगा, वह फिर बातें होंगी। सुनने वालों में से अब सब रिसर्चर तो नहीं बैठे हैं यहाँ पे, एनीवन एल्स जी कोई करता हो, सर जी मैं तो घर बड़ी रिसर्च करके आता हूँ, उनको कुछ समझाऊंगा तो जो उनको आता है ना वो भी भूल जाएगा कि सर ये आप वेव फंक्शन थ्योरी बोली, आपने क्या बोला, ये वेव्स बोली, एम्पलीट्यूड बोला है, फंक्शन बोला है। वेव तो सर वो फिजिक्स में होता है, ट्रांसवर्स वेव और पता नहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव। फंक्शन तो सर मैथ्स में आप पढ़ाएंगे, वो कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। सर उसको थ्योरी भी होती है उसकी कोई, और उसकी थ्योरी को केमिस्ट्री में कुछ कहते हैं सर। हाँ कहते हैं भाई, ठीक है। अब क्या कहते हैं इस क्लास की बात ही, तो उसको समझ आए ना आए परवाही नहीं है मुझे उस बात की। तो आपसे भी गुजारिश है, थ्योरी में भी आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपने रिसर्च करके आनी है। क्या टॉपिक है जी हमारा, हमने आखिरी बात है डेटिव बॉन्डिंग शॉन्डिंग खत्म कर दी, एग्जाम्पल्स हो गई हैं, अमोनियम भी हो गई है और हाइड्रोनियम भी हो गई है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी एक अजीब सा वो था कि वो आयनिक है कि कोवेलेंट है, इस पर तुम्हें रिसर्च कर करानी चाहिए थी। नहीं, हाँ अगर कोई आ गया उसके सामने तो उसका तो कर जाएगा, लेकिन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर तो कोई डेटिव बॉन्डिंग नहीं है, उसके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अगर उसके सामने कोई और आ गया जिसने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन देने की इसकी ख्वाहिश हुई, तो हो सकती है। क्यों हो सकती है, ये एक अच्छा सवाल है। चलो जी इस सवाल को जरूर कैरी करते हैं बच्चों। एक सवाल है अबाउट दिस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आई होप आपको कंपाउंड समझ आ गया। क्या कंपाउंड है जी, जैसे एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 में थोड़ा नीचे है, उसके ऊपर क्या है, बोरॉन है। बोरॉन भी ग्रुप नंबर 3 में है या 13 में है, तो उन्होंने कंपाउंड का नाम क्या लिखा है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आज ये सवाल पूछना है, ये शायद क्या सवाल था, प्लीज एक्सप्लेन करो।
हाँ जबरदस्त है नाम साहब, वैसे ही मैं तुम्हें आज डांट रहा हूँ, आज तो तुम्हारा सवाल अच्छा है। आज इसका सवाल सुनने से पहले मैंने कहा मैडम जान छोड़ें, आज आज हम नाश्ता करेंगे आराम से सुकून से बैठ कर। तो आज का सवाल तो उनका अच्छा था, ज़हीर साहब तुम कितने नालायक आदमी हो, आज वो सवाल सही पूछने ही आज तुमने उसको भगाई दिए। क्या सवाल है दोबारा? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बच्चों आप जवाब देंगे, मैं नहीं जवाब दूंगा। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पहले तो बताएं है कि नहीं है, समझाएं जी मुक्तदिर साहब। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड समझाएं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड किस ग्रुप का है? 3rd या 13 का है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 है। 3 उसने किस में इन्वेस्ट कर दी है? वैसे तो मैं कहूंगा ग्रुप 3 क्या मेटल है, कौन है? बनानी तो क्या चाहिए उसको? आयनिक बॉन्डिंग, लेकिन वो स्टेयरकेस के साथ साथ है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा मेटलॉइड कॉन्सेप्ट है, कोई शेयर का कॉन्सेप्ट होगा। अगर वो 3 शेयर कर लेता है, और फ्लोरीन भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करके 3 शेयर होंगे, कितने हो जाएंगे? 6। तो इतनी बात तो ठीक है जी, वो 8 पूरे नहीं हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो किस किस्म की चीज है जी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहां से आगे सवाल बनाए। हाँ, इसके साथ इसकी डेटिव बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब आप लोगों से सवाल क्या है, कब होगी? या तो इसका भी कोई कौन होगा, या तो इसका भी कोई डायमर होगा कि इसका फ्लोरीन साथ वाले बोरॉन को डोनेट कर ले, साथ वाले बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फ्लोरीन इस वाले को डोनेट कर ले। अगर तो मेरे स्पेसिफिकेशन में डायमर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड होता तो मैं आपको जरूर पढ़ा देता, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं चलें एक और सवाल करते हैं। मैं इनके सवाल को चेंज करता हूं। क्या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, BF3 और AlCl3 आपस में किसी भी तरह बॉन्ड हो सकते हैं? दूसरा समझाइए। जैसे कल आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड का डायमर बनाया है कि इसके क्लोरीन को कहा उसको डेटिव करो, उसके क्लोरीन को कहा इसको डेटिव करो। तो मेरा सवाल है, क्या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड आपस में कोई डेटिव बॉन्डिंग कर सकते हैं? ये आपका ही सवाल था, जवाब दीजिए कैसे। हाँ, उधर वाले का क्लोरीन क्या करेगा? इधर वाले बोरॉन को डेटिव कर देगा, और इधर वाला फ्लोरीन उधर वाले क्लोरीन को, उधर वाले सॉरी एल्यूमिनियम को क्या करेगा? उसको शायद डेटिव कर सकता है। किसी को मसला इस बात से? डायग्राम बना के कर लें। एक सवाल लिखेंगे, एक्सप्लेन द डेटिव बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द डेटिव बॉन्डिंग। अब ये स्पेसिफिकेशंस की एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये उनका सवाल है, टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं जरूर एड्रेस करूंगा। एक्सप्लेन द डेटिव बॉन्डिंग बिटवीन क्या? बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। मुझे ना आपके सवाल से FSC याद आ गई। आपकी बुक में भी एग्जांपल है, मुझे वो FSC की किताब है वहां पड़ी हुई है, उसमें कोई एग्जांपल थी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की किसी के साथ, तो मैं वो चेक करने गया था वो एग्जांपल किसके साथ है। मैंने वैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करा दी, बुक खोली तो वहां एग्जांपल किसके साथ थी? NH3 के साथ है, तो NH3 के साथ करें जनाब साहब, ठीक है जी। BF3 क्या लिखा है? एक्सप्लेन द डेटिव बॉन्डिंग बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। एलो जी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड प्लस क्या? प्लस अमोनिया, एंड यू नो व्हाट, this is a compound BF3NH3, BF3NH3। बताओ जी क्या होगा? there is this B, कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है, प्लस there is this नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 हाइड्रोजन्स हैं, and you know what is there? with this ammonia there is a lone pair, and with this boron, since it belongs to group 3 or 13, it has 3 valence electrons only, which are all invested or shared in the covalent bonding. I believe this is electron deficient and this is electron efficient. Why is it electron efficient? इसका octet complete है और एक lone pair भी है। जिसके पास lone pair होता है वो क्या होता है? वो donor होता है। जिसके पास empty ऑर्बिटल होता है वो कौन होता है? वो एक्सेप्टर होता है। तो क्या हो सकता है? इसके जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसकी तरफ जा सकते हैं, और अगर वो इसकी तरफ चले गए तो क्या होगा? आई थिंक द एग्जाम्पल वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, एंड देयर विल बी दिस
उधर अमोनिया का मॉलिक्यूल था, इधर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड था, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। हेलो जी, अब इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? नाम शायद मुझे भी नहीं पता। चेक करें सर, को नाम लिखा हुआ है, सरासिम चेक करिए, इस कंपाउंड को नाम लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 एंड कोवलेंट बॉन्डिंग में जाएं, चैप्टर नंबर 6 पे जाएं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग पे जाएं, ठीक है, और वहां जाके इसका कोई नाम देखें अगर कुछ लिखा है तो। बहरहाल मुझे कंपाउंड के नाम में इंटरेस्ट नहीं है। सवाल क्या था? एक्सप्लेन द डेटिव बॉन्डिंग बिटवीन क्या? बिटवीन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड क्या? एंड अमोनिया। वी हैड टू डिसाइड फर्स्ट कि इन दोनों में से विच वन विल बिहेव एज अ डोनर एंड विच वन विल बिहेव एज एन एक्सेप्टर। किसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है और किसके पास। अगले पेज पे जाएं सर, ऊपर सबसे टॉप पे की मिसाल है कहीं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की और अमोनिया की। सो आई थिंक मैं समझा चुका हूं जो मैंने समझाना था। कोई और सवाल अगर है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए। एनीवन एल्स, टॉपिक से रिलेटेड किसी के पास अगर कोई सवाल है तो मैं उसको जरूर जवाब देना चाहूंगा और मैं क्लास के अंदर सबको जवाब देना चाहूंगा। एनीवन प्लीज, हम ना कुछ पूछना चाह रही हो? जी जनाब साहब, नो? ओके जी, यहां से थोड़ा सा मजीद आगे जाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक बॉन्डिंग खत्म हो गई, मतलब जो जिसको हम कहते हैं सर वो बॉन्डिंग का एग्जाम्पल्स जिसमें आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनानी थी या ल्यूइस फार्मूला बनाने थे, वो मैं एग्जाम्पल्स आपको करा चुका हूं। अब या तो मुझे चले जाना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की तरफ, ठीक है, या फिर मुझे चले जाना चाहिए थ्योरीज की तरफ। या तो मैं एडवांस थ्योरीज पहले खत्म करा के एंड पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पे जाऊंगा, या मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पहले करा के फिर एंड पे एडवांस थ्योरीज करा देता हूं। मुझे लगता है मुझे प्रॉपर्टीज एंड पे पढ़ानी है। मतलब जब सारा कोवलेंट बॉन्डिंग, सारी कोवलेंट के साथ एसोसिएटेड कोई भी एडवांस थ्योरीज मुकम्मल हो जाए, एंड पे ही उनकी शेप्स देखनी चाहिए, एंड पे ही उनकी प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए। अभी क्या करें, हेडिंग दीजिए न्यू एडवांस्ड थ्योरीज रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्डिंग। ये जी हमारा आज का टॉपिक। कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग में ऐसे जो भी है, लेकिन हम क्या पढ़ने लगे अभी? न्यू एडवांस्ड थ्योरीज रिलेटेड टू क्या? रिलेटेड टू कोवलेंट बॉन्डिंग। लो जी, सुने जनाब साहब, इसमें जो मैंने आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट सिखाना है, 3 थ्योरीज है मुझे लगता है जो मैंने आपको बहुत ज्यादा इनके साथ टाइम लगाने की कोशिश करनी है। पहली वन है जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है जी। दूसरी है मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। और तीसरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। जी जनाब साहब, ट्राइफ्लोरोबोरेन अमोनिया, अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, इसीलिए मैंने नाम भी लिखा है। जी जनाब साहब, छोटे छोटे बस वर्ड्स हमने लिखने थे। मैं 3 कॉलम्स में नहीं पढ़ाऊंगा, 3 कॉलम्स में नहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैंने बस नाम ऐसे कॉलम्स में लिख दिए हैं। अदरवाइज मैंने 1 बाय 1 करके पढ़ाना है। मुझे एक थ्योरी को पढ़ाते हुए काफी सारे दिन लगेंगे, फिर दूसरी थ्योरी पे जाऊंगा, फिर तीसरी थ्योरी पे जाऊंगा। पहली थ्योरी क्या लिखी जी मैंने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। यू नो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अंदर कुछ वर्ड है, एक वर्ड है, उसको जरा गौर से सुनेंगे। इसके अंदर एक लफ्ज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या जनाब साहब? लेकिन हमने कौन सा लफ्ज पढ़ा हुआ है? हमने तो पढ़े एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या पढ़े जनाब साहब? तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले मुझे आपको क्या सिखाना है? मुझे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिखाना है। इस थ्योरी को कैरी करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट? वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ड
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का लफ्ज समझाने के लिए आई बिलीव मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल समझाना है। क्या समझाना है? या तो समझाया हुआ है तो फिर रिवाइज कराना है, और अगर नहीं समझाया हुआ तो फिर मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। खैर क्या क्या पढ़ाना है क्या नहीं, सुने जरा। सीधा सीधा लिखें जी। इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बिल्कुल साइड पर, पेज के बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पर आप क्या करेंगे? थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे किस चीज के बारे में? अबाउट क्या? अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मुझे लगता है मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पढ़ाने से पहले साइड पर क्या करना चाहिए? मुझे एक्सट्रीम राइट साइड पर क्या लिखना चाहिए? बताइए जनाब साहब। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए। उसके बाद में जाके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में यहां कहीं कुछ लिखवाऊंगा। प्लीज टेल मी, क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल? वैसे ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या थी? द रीजन, नहीं पाथ तो शेल ऑर्बिट की डेफिनेशन थी। ऑर्बिटल के लिए मैंने पाथ नहीं बोला होगा, रीजन बोला होगा। रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, या फिर कुछ और भी लिखा होगा। Where electrons are found, where electron density is maximum, where the probability of finding the electron is maximum, कुछ इस तरह की बात हमने लिखी हुई है। क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं एटॉमिक ऑर्बिटल को दोबारा डिफाइन करना चाहता हूं। कैसे? इट इज द स्पेस और क्या? इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड क्या? स्पेस और रीजन around the nucleus of what? An atom. It is the space or region around the nucleus of an atom where what? Where electron resides or revolves. Where electron resides. Where electron या electrons reside. स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड। अब इलेक्ट्रॉन रिजाइड करता है या वेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस करता है। इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड लिख दें या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लिख दें, या फिर एक और लफ्ज होता है वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज व्हाट? वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। और एक और लफ्ज भी होगा कहीं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज क्या? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जी अब सारे साइड पे नोट्स जा रहे हैं। ये सारे नोट्स किधर लिख रहा हूं जी? मैं एक राइट साइड पे लिख रहा हूं कि वेयर क्या हो रहा है? वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड, वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? हाँ, इसकी एग्जांपल्स के साथ ताल्लुक है। इस एग्जांपल्स आर क्या? क्या है जनाब साहब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एग्जांपल्स? एस भी है, पी भी है, डी भी है, पी एक्स भी है, पी वाई भी है और पी। इस एग्जांपल्स आर 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 3s, 3px, 3py, 3pz। यहां से आगे मैं क्यों नहीं जा रहा? 3D की शक्लें हमें नहीं पता तो मैं उसकी शक्लों तक जाऊंगा भी नहीं, ठीक है जी। लेकिन मुझे 1s की शक्ल भी पता है, 2s की शक्ल भी पता है, 2px की शक्ल भी पता है, 2py भी पता है, 2pz भी पता है, 3s, 3px, 3p, ये सारी शक्लें आपको पता है। इवन इसके बाद 4s वाली शक्ल भी आपको पता होगी। अगर शक्ल नहीं पता तो किसकी नहीं पता? आपको वो 3D की शेप्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया। हाँ, एक आखिरी बात जो मैं लिखनी है
कि हर ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं। 1s में भी 2 आएंगे, 2s में भी 2 आएंगे, 2px में भी 2 आएंगे, 2py में भी 2 आएंगे, 2pz में भी 2 आएंगे, 3s में भी 2 आएंगे, 3px में भी 2 आएंगे, 3p एवरी ऑर्बिटल, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, कितने होंगे उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? सो आई बिलीव मैक्सिमम कैपेसिटी या कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्बिटल इज क्या? अगला जुमला ये लिखिए जी, कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्बिटल, चाहे वो s ऑर्बिटल है, चाहे वो p ऑर्बिटल है, चाहे वो d ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल है तो कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूं p सब शेल, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 6। क्यों सर? वो p सब शेल है, उस सब शेल में 3 क्या है? ऑर्बिटल्स हैं। हर ऑर्बिटल में क्या है? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कुल मिला के कितने हुए? तो मैं सब शेल की बात नहीं करूं, मैं किसकी बात करूं? कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्बिटल इज कितने? लो जी, ये आपकी पुरानी एक क्या बोलते हैं, ओ लेवल कह रहा हूं, इसी चैप्टर के आगाज की सारी बातें हैं जिनको मैंने आपको रिवाइज करा दी है। हाँ, अगर अभी आप मुझे कहेंगे सर शक्ल दिखा दें, तो मैं आपको शक्ल दिखा देता हूं। एस की शक्ल कैसी है? तो 2s की शक्ल कैसी है? सफेद ही है लेकिन थोड़ा बड़ा है। px कैसा है? डंबल है। py क्या है? वो भी डंबल है, लेकिन इन द y एक्सिस में pz क्या है? वो भी डंबल है। किधर है? ये 3px कैसा है? सर वो भी डंबल है, x में थोड़ा बड़ा है। खैर सारी बातें आपने पढ़ी हुई है, मैं सारी ड्राइंग इधर बनाऊंगा तो खुद ही ड्रॉ हो जाएगा, सब रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके पास कोई सवाल नहीं होगा जी। कोई है तो ऐसे पूछ लें, मैं वाइंड अप करूं उसको जी। थोड़ी देर बस सब्र कर लो बेटा, ठीक है? बुला लो जरा बाकियों को, सारों को बुला लो। सरमार, एक छोटा सा काम करेंगे प्लीज। आपकी वैसे बायो वालों के साथ क्लास कितने बजे होती है? अच्छा, आप 7:30 से पहले ना ये यहाँ पे इनके साथ ये मैथ्स की क्लास कैरी किया करें। CS वाले बच्चे इस वक्त फारिग होते हैं, ठीक है? जब तक मैं इनकी क्लास नहीं स्टार्ट करता, ये 6:30 बजे आए होते हैं। इनको 6:30 से 7:30 आपने यहाँ बिठा देना है, और जो भी गपशप इनके साथ लगाते हैं मैथ्स वाली वो लगाते रहिएगा, ठीक है जी? भाई क्या बात हो रही है जी? हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। क्या बात हो रही है जी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपसे बात हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का क्या समझाया गया आपको? मैंने उसकी एक रिवीजन करा दी है। अब यहां से आगे मैं किधर जाऊंगा? यहां से आगे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे जाना है। तो ऑर्बिटल का मतलब तो चेंज नहीं होगा। हाँ, एक काम हो सकता है, मॉलिक्यूलर वर्ड एक्स्ट्रा आ सकता है। क्या लिखूं फिर इसको मैं? इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड क्या? अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब क्या लिखूं? अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का तो एक न्यूक्लियस होता ही नहीं है। मॉलिक्यूल में तो कम से कम कितने एटम्स होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड? 2 होते हैं। तो अगर कम से कम 2 होते हैं तो मुझे क्या कहना है? रीजन और स्पेस अराउंड क्या? अराउंड 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई। चलो बॉन्डेड कहो ना कहो, अराउंड 2 न्यूक्लियाई कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा जी? आई बिलीव वहां जाके लिखिए जी, इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड 2 न्यूक्लियाई। यहां क्या लिखो जी? इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड क्या? अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नहीं, अराउंड द 2 न्यूक्लियाई ऑफ क्या? अराउंड द 2 न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो आई होप आपने देख लिया, रीजन और स्पेस उधर भी लिखा है, रीजन और स्पेस इधर भी लिखा है, ठीक है? क्या लिखा था? अराउंड अ न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम के अंदर। यहां क्या लिखा है? अराउंड द 2 न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूल। अराउंड व्हाट जी? अराउंड द 2 न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूल, जहां क्या होगा? वेयर व्हाट? वेयर के बाद क्या लिखूं? सर वो जो लिखा है सब कुछ लिखें। वेयर क्या होगा? वेयर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगा? वेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करेंगे, वेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम होगा, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? वो भी मैक्सिमम होगा। बच्चों थोड़ी देर के लिए आप लोग साथ वाली क्लास में सर अम्मार के साथ कुछ रिवीजन करें, मैं भेजता हूँ आपको यहाँ पे। प्लीज नीचे नहीं जाना है, साथ वाली क्लास में जाएं, मैं वहां से आप लोगों को बुलाता हूँ। वेयर क्या लिखा जी? इट इज क्या?
It is the region or space around the two nuclei of a molecule where what? Where क्या क्या लिखूं? वही जुमले लिखें सारे के सारे सर. Where इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, इस वक्त इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, इस वक्त इलेक्ट्रॉन एक तो हो ही नहीं सकता. अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, मतलब दो एटम्स ने आपस में बॉन्डिंग कर ली होगी. जब उन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर ली होगी मतलब दो न्यूक्लियाई करीब आ गए होंगे. जब वो दो न्यूक्लियाई करीब आ गए होंगे तो उनके इर्द गिर्द जो एक जगह होगी जिसको आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहना है, उसके अंदर कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ज्यादा से ज्यादा भी दो ही होंगे कितने? वे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, यहां आपने कहा जी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्बिटल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स. वहां मैं कह रहा हूं मैक्सिमम है कि मिनिमम है, होंगी दो. तो वेर क्या? वेर इलेक्ट्रॉन पेयर. मैं इलेक्ट्रॉन का पेयर लिख देता हूं. और इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा कौन सा वाला? वेर इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर. वेर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर. वेर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिख दीजिए. वेर क्या जनाब साहब? वेर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन what resides, या वेयर क्या? वेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर भी कहते हैं. ठीक है, वेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स या वेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस या अराउंड द टू न्यूक्लियाई. अराउंड द टू न्यूक्लियाई. अराउंड द टू न्यूक्लियाई. या फिर क्या लिखें? Where the electron density अच्छा, यहां पे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मैं एक लफ्ज लिखूंगा क्लाउड. क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. Where electron density या where the density of electronic cloud is क्या? Is maximum. Where the density of electronic cloud is maximum. इसको ऐसे लिख दें, density of electron cloud is maximum. या फिर क्या लिखते हैं? Where the probability of क्या? Finding the electron is maximum. वही ऑलमोस्ट जुमले जो मैंने उधर लिखे हैं मैंने उठाकर यहां पे भी लिख दिए हैं. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? हाँ जी? नो? यहां मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे. मैंने पेयर का जिक्र किया तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि उसकी कैपेसिटी दो होगी. हाँ, उसकी एग्जांपल्स की अगर आप मुझसे बात पूछेंगे उधर तो एग्जांपल्स पहले से लिखी हुई है 1s2 s2 p x2 py. यहाँ क्या सीन है जी? यहाँ के जहां तक वो एग्जांपल्स का ताल्लुक है, आई थिंक मुझे एग्जांपल्स डेवलप करनी है. अभी मुझे क्या करना है? मुझे एग्जांपल्स डेवलप करनी है. और क्या समझाकर डेवलप करनी है मुझे एग्जांपल्स उनका ना. मिसाल के तौर पर मैंने आई बिलीव ओवरलैपिंग ऑफ द शेल्स हमने ओ लेवल में किया था. ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स अभी हम ए लेवल में करेंगे. इट्स एग्जांपल्स शैल बी एक्सप्लेन्ड बाय व्हाट? बाय क्या जी? लिखें जरा जी. बल्कि एक काम करें, एग्जांपल्स की बात ना करें बल्कि लिख ही दें. एग्जांपल्स उधर चले तो भी एग्जांपल लिखें. इस एग्जांपल्स आर its examples are to be formed. Its examples are to be formed. कैसे? Its examples are to be formed by the overlapping of क्या? सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखूं या एक इसको ऐसे लिख दूं? By the overlapping of two half-filled atomic orbitals. एक काम करने से प्लीज पूरा जुमला लिखेंगे. Its examples are to be formed by the overlapping of two half-filled atomic orbitals. Two half-filled atomic orbitals. Two half-filled atomic orbitals. तो एक काम करिए, प्लीज अंडरलाइन करिए ओवरलैपिंग को और फिर अंडरलाइन करिए हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को. क्या क्या करें? ओवरलैपिंग को अंडरलाइन करें और
2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अंडरलाइन करें। और मुझे लगता है आपके कॉलम्स बराबर हो चुके हैं, तो बराबर करिए। कॉलम्स को बराबर करने के बाद एक नया नोट लिखिएगा जो पूरी लाइन जाएगी। ठीक है जी, कॉलम्स को बराबर करें और बराबर करने के बाद मैं क्या नोट लिखवाना चाहता हूं कि जनाब साहब कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो सकता है आपस में, कोई भी 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। उसमें चाहे तो s और s ओवरलैप करा दें, आप चाहें तो s और p ओवरलैप करा दें, आप चाहें तो p एंड p ओवरलैप करा दें। तो आई वुड लाइक टू राइट, उसकी एग्जांपल्स के लिए कॉलम्स बराबर करें और क्या लिखें, एनी 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप, any 2 half filled atomic orbitals, any 2 half filled atomic orbitals, any 2 half filled atomic orbitals can overlap with each other, to form a molecular orbital, Any 2 half filled atomic orbitals can overlap with each other to form a molecular orbital. हाँ, यहां से आगे मैं क्या करूंगा, यहां से आगे शायद मैं 3 कॉलम्स बनाने की कोशिश करूंगा। कौन कौन सा जी, s can overlap with s orbital, s can overlap with p orbital, p can overlap with p orbital। तो एक काम करिए, 3 कॉलम्स बनाइए और पहले कॉलम में जाके क्या लिखिए, s can overlap with s orbital। ये मेरा पहला कॉलम होगा। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स कैरी करूंगा। सरासिम यहां से आगे आपके नोट्स बनेंगे। अभी मुझे कल ये पेज, वो बेशक आप बेशक दे दीजिएगा, मुझे ये पेज कल क्लास में दे के पढ़ाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके 3 कॉलम्स बने हो, ड्राइंग्स अच्छी सी बनी हो, ताकि हमें ड्राइंग्स में इतना प्रॉब्लम ना हो। s कैन ओवरलैप विद s ऑर्बिटल, फिर क्या लिखें, s कैन ओवरलैप विद क्या जी, विद p ऑर्बिटल। एंड तीसरी चीज क्या होगी, p कैन ओवरलैप विद p ऑर्बिटल, p can overlap with p orbital। हेलो जी, ये जनाब साहब 3 कॉलम्स बना लीजिए। और मुझे लगता है कि मैं इन 3 कॉलम्स के बारे में जो फर्दर डिटेल है वो आज नहीं, कल के लेक्चर में ही आपको सुनाना चाहूँगा। आज मैंने बस एक इंट्रोडक्शन आपको देना था अबाउट व्हाट, अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कल जो इसकी ड्राइंग्स हैं, आई थिंक वो अगर तो हमारे पास टाइप हो गई तो मैं कल उस पेज आपको देकर, हैंड आउट देकर उसके ऊपर पढ़ा लूंगा। और अगर कल ड्राइंग ना बनी हुई तो हम खुद अपने यहाँ से बना लेंगे, किसी को मसला इस बात से। आई थिंक यहाँ से आगे मैं कल के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अभी क्या कर लीजिए, अभी जनाब साहब अपनी फिजिक्स की नोटबुक्स निकाल लीजिए। सर